नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के हक में 128 और इसके विरोध में 92 वोट पड़े, यानी सरकार के पास जितना आंकड़ा था उससे भी 6 वोट ज्यादा बिल के पक्ष में राज्यसभा में पड़े हैं। लोकसभा की तरह यहां भी 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, बहस हुई। कल दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बहस की शुरुआत हुई, जो कि देर रात 1 बजे तक चलती रही। फिर अगले 1.5 घंटे राज्यसभा में वोटिंग चली, जिसके नतीजे सरकार के पक्ष में रहे। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा जाएगा। फिर वक्फ के मौजूदा कानून में बदलाव अमल में आएंगे। डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं वन नेशन वन लॉ। तो अगर वन नेशन वन लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका। जो भी कानून ला रहे हैं वो कानून से अगर किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तो न्यायपालिका तक पहुंच सकते हैं। और वही भारत का संविधान जो आप लेकर यहाँ पर सभी लोग दिखाने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संविधान का हम सम्मान करते हुए वो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे कानून बनाए। गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा, और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। सरकार माई बाप, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। देखिए, बिल तो पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून भी बन जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब बीजेपी सरकार जाएगी तो नई सरकार में वो कानून रद्द कराएंगी। विपक्ष के ऐसे ही बयानों और कयासों पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तंज किया था। अमित शाह ने संसद में कहा था कि विपक्ष के लोग बीजेपी की आदत डाल लें, क्योंकि अगले 15-20 साल तक बीजेपी ही देश के लिए काम करने वाली है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है, और मान्यवर उनको ये होगा
कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। उधर सीएम योगी ने कल प्रयागराज में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छिपाती है। सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है। अखिलेश ने कहा कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस बिल के पीछे न नीति सही है न नियत। करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है ये। कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। और वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसे लेकर पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला। सभी जिलों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों, मेन रोड, चौराहों और बाजारों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी कर रही है।
वहीं आम लोगों और धर्म गुरुओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने, सद्भाव बनाए रखने की अपील की। शांति और कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले शरारती तत्वों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी खुद ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस और पीएसी के साथ सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि शांति बनी रहे। रामनवमी से पहले आज जुमा और वक्फ बिल पास होने के बाद का ये पहला जुमा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि असामाजिक तत्व सक्रिय होकर हुड़दंग न कर सकें। पूरे यूपी में ही अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। लखनऊ की सड़कों की ये तस्वीर देखिए, जहां पर पुलिस की महिला विंग ने भी फ्लैग मार्च किया है। शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च करती दिखी पुलिस। उधर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नए बिल में किए गए संशोधन से अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रावधान है। गरीब मुसलमानों, महिलाओं को लाभ मिलेगा। विपक्ष के लोग बेवजह चिल्ला रहे हैं। तो वो परेशान है कि ये 4 लोग और नए लोग आ गए तो हम लूटने में हमको दिक्कत होगी। जो मुसलमान ही मुसलमान के हक को लूट रहा है उनको दिक्कत होगी। विपक्ष के लोग जो चिल्ला रहे हैं, बिना मतलब का बाजा बजा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, इनकी तो जमीन वक्फ बोर्ड की है नहीं। ये लोग वोट के लिए चिल्ला रहे हैं। आप अगर शायद याद होगा आपको, एनआरसी पे बहुत चिल्ला रहे थे। 2 साल बीत गए कि मुसलमानों को देश से निकाल देगा एनआरसी में। एक मुसलमान का नाम बता दे कि एनआरसी से किसी मुसलमान को देश से निकाला हो। जो एनआरसी लागू हुई उसके नियमावली में एक पूरे देश में 140 करोड़ आबादी में एक मुसलमान को ये लोग विपक्ष के लोग बता दे कि निकाला गया। ये सिर्फ हवा खड़ा करते वोट के लिए, मुसलमानों का वोट हमको हमारे पाले में रहे। सब लोग वोट के लिए चिल्ला रहे हैं। और इस वक्फ बोर्ड की नए बिल के आने पर गरीब मुसलमान, महिला, उनको बड़ा लाभ होगा। सीएम योगी आज राजधानी लखनऊ में एलडीए की आवासीय योजना में भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। लगभग 6,500 करोड़ रुपए लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित ये आवासीय योजना अनंत नगर मोहान रोड पर है। सीएम आवास पर सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के दौरे पर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सीएम योगी गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दोपहर 3:55 पर यानी कि आज 3:55 पर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचेंगे और नवनिर्मित गुरु गोरखनाथ ज्ञानस्थली कॉलेज का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बलरामपुर में सीएम योगी शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में भी रुकेंगे, जहां शाम 5:45 पहुंचेंगे। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल सुबह मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना के बाद महाराजगंज के लिए रवाना होंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने वाराणसी में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 1398 में हुआ था और 1669 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त करा दिया था। वाराणसी के खोजवाएं इलाके में ये मंदिर है। 1700 में फिर से मंदिर का निर्माण हुआ और अब इस मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारी है। कल काशी पहुंचे सीएम योगी ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो था वो विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर से छेड़छाड़ की है। ये 2082
हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां पर भैरव जी की आरती उतारी और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो सामने आया, जिसमें संजय निषाद एक युवक से जूते पहनवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। जब वे निषाद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे और इसी दौरान कार्यकर्ता के मंत्री को जूते पहनाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। उससे बड़का साहब है, इससे बड़का साहब अच्छी साहब है। बरेली में पति पत्नी को पुलिस टीम के साथ दबंगई कर मारपीट करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि गांव वालों की आपस में हुई मारपीट की जांच को दारोगा के नेतृत्व में गई पुलिस टीम को घर के अंदर बंद कर बेरहमी से पीटा गया और जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने बमुश्किल घर में बंद दारोगा और सिपाही को निकाला। अब 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इस संबंध में उसके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट अकब से प्रेषित की जा रही है। थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही आप सभी से यह अपील की जाती है कि पुलिस आपके सेवार्थ एवं सुरक्षार्थ ही कार्यरत है। यथासंभव पुलिस को सहयोग प्रदान करें, अन्यथा पुलिस पार्टी पर हमला करने अथवा पुलिस के सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के कृत्यों के साथ विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी एवं बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सहारनपुर में एक सिंगर की लाइव शो के दौरान मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जाफर नवाज निवासी हरीश मास्टा भजन मंडली में चलो बुलावा आया है भजन गा रहे थे। आधा भजन वो गा ही चुके थे। इसी दौरान बैठे बैठे ही पीछे की तरफ गिर गए। बराबर में बैठे भजन मंडली के सदस्यों ने हाथ लगाकर देखा तो उनके हाथ और पैर ठंडे हो गए थे। बताया जा रहा है कि हरीश मास्टा रामकृष्ण मॉर्निंग परिवार और हैप्पी मॉर्निंग क्लब के भी सदस्य थे। वे रोजाना कंपनी बाग में माता के भजन गाते और भक्ति की अलग जगाते थे। उनकी मधुर वाणी और भजनों की गूंज सुनने वालों के मन को शांति और आनंद पहुंचता था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि साल का वो समय फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही आप रजिस्टर करें www.news18features.com/rising-bharat-summit/ पर। सोचिए आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।